जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। हमने लास्ट क्लासेस में मनी फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किए और उसी की कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है मनी सप्लाई से रिलेटेड है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस सिविल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जानने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जान लें। पहले जैसे बैंक के बारे में जान लें। बैंक में जो डिपॉजिट होता है तो वो है जैसे कि आपका बैंक डिपॉजिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नो अबाउट द बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट की अगर बात करें तो जैसे कि टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। अगर बैंक डिपॉजिट को देखें तो दो तरह के डिपॉजिट होते हैं बैंक में। एक आपका डिमांड डिपॉजिट और दूसरा टाइम डिपॉजिट। क्या है? डिमांड डिपॉजिट यानी डीडी, और नेक्स्ट आपका जो है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट की अगर बात की जाए तो इसमें जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा विड्रॉल। क्या है? विड्रॉल। डिमांड डिपॉजिट में पहला पॉइंट हो जाएगा विड्रॉल। ठीक है, एनी टाइम ऑन डिमांड। विड्रॉल को अगर देखें, एनी टाइम ऑन डिमांड। ऑन डिमांड यानी कि जो बैंक अकाउंट होल्डर है वो किसी भी टाइम जा करके बैंक से पैसा निकाल सकता है। ठीक है। टाइम डिपॉजिट जो है ये आपका ओनली एट मैच्योरिटी। क्या है ये? ओनली एट मैच्योरिटी। जैसे अगर जो अकाउंट होल्डर है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही जो डिपॉजिट किया गया अमाउंट है उसको वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट बहुत लो होता है डिमांड डिपॉजिट में, जबकि टाइम डिपॉजिट में इंटरेस्ट हाई होता है। हाई इंटरेस्ट रेट होता है इसमें। नेक्स्ट आपका जो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से तात्पर्य है कि कोई भी असेट कितना कम टाइम में आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सके, उसको हम लिक्विड कहते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट ही हाईली लिक्विड है। क्या ये? हाईली लिक्विड है, क्योंकि अगर आप बैंक के पास जाएं और डायरेक्टली पूरा पेमेंट या पूरा पैसा जो भी आपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा आसानी से निकाल सकें तो वो हाईली लिक्विड हो जाएगा। यहाँ पे एक सर्टेन पीरियड के बाद ही आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए ये लो लिक्विड में आएगा। क्या है ये? लो लिक्विड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पेनाल्टी। पेनाल्टी पेनाल्टी की अगर बात की जाए तो इसको डिमांड डिपॉजिट में आपका ही पैसा है, बैंक में आसानी से निकाला जा सकता है विदाउट एनी टियर एंड वियर, विदाउट लॉस ऑफ टाइम। तो नो पेनाल्टी फॉर विड्रॉल। क्या हो जाएगा ये? नो पेनाल्टी फॉर विड्रॉल। इसमें क्या है कि लिटिल बिट पेनाल्टी फॉर प्री मेच्योर विड्रॉल। क्या है? पेनाल्टी फॉर प्री मैच्योर विड्रॉल। पेनाल्टी फॉर प्री मैच्योर विड्रॉल। ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? बेस्ट फॉर डेली एक्सपेंसेस एंड इसका यूज, यानी ये जो डिपॉजिट होता है आपका डिमांड डिपॉजिट, उसका पर्पस क्या है, यूज क्या है? तो बेस्ट फॉर डेली ट्रांजैक्शन एंड एक्सपेंसेस। डेली एक्सपेंसेस एंड ट्रांजैक्शन।
डेली एक्सपेंसेस एंड ट्रांजैक्शन के लिए इसका यूज होता है आपका डिमांड डिपॉजिट वाला। और ये आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टाइप है। क्या है ये? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग इन्वेस्टमेंट का मतलब कि प्रॉफिट जनरेशन। ठीक है, प्रॉफिट जनरेशन। देखिए ये आपका जो है बैंक के बारे में हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिए कि दो प्रकार के डिपॉजिट होते हैं बैंक में। एक आपका डिमांड डिपॉजिट, दूसरे नंबर पे आपका टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट की अगर बात की जाए तो इसमें जो पैसा आपने बैंक में जमा किया किसी टाइम भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो विड्रॉल पॉसिबल एट एनी टाइम ऑन डिमांड। डिमांड से तात्पर्य कि जिस बंदे का अकाउंट है वो बैंक में जाए और कभी भी वहां से अपना पैसा सारा निकाल सकता है। टाइम डिपॉजिट के केस में विड्रॉल इज पॉसिबल ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, पॉसिबल एट मैच्योरिटी, यानी कि प्री मैच्योरिटी अगर आप विड्रॉल करेंगे तो इट कैन बी पेनलाइज्ड। पेनलाइज का मतलब कि जेल नहीं है, पेनलाइज का मतलब आपका सर्टेन अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा एज ए पेनाल्टी जो आपने बैंक में जमा किया। इसमें इंटरेस्ट बहुत लो होता है डिमांड डिपॉजिट में, नेग्लिजिबल। ये बहुत ही हाई इंटरेस्ट होता है इसमें। टाइम डिपॉजिट में लिक्विडिटी, ये हाईली लिक्विड एसेट है क्योंकि आसानी से आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आसानी से आप जब विड्रॉ कर सकते हैं तो आसानी से वो आपके पास कैश आ गया। यहाँ पे ये लो लिक्विड एसेट है क्योंकि आप एक टाइम पीरियड के बाद विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसलिए ये लो लिक्विड हो जाएगा। पेनाल्टी, नो पेनाल्टी फॉर विड्रॉल। इसको आप अगर विड्रॉ करते हैं डिमांड डिपॉजिट को तो आपको कोई पेनाल्टी चार्ज नहीं करेगा बैंक। इसके केस में पेनाल्टी आपको इंपोज किया जा सकता है अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं। ठीक है, यूज डेली एक्सपेंसेस के लिए ये आपका डिमांड डिपॉजिट प्रीफर करते हैं ज्यादातर लोग। ऐसे बैंक अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट का अकाउंट बनाते हैं। ये आपका ट्रांजैक्शंस के लिए, ये आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट जनरेशन के लिए ये आपका टाइम डिपॉजिट यूज होता है। बैंक के संबंध में हमारा जो नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, वो बैंक की बैलेंस शीट, उसके बारे में भी जान लो। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम समझते चले बैंकिंग सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम आएंगे डायरेक्टली मनी सप्लाई पे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी में देखिए बैंक की जो बैलेंस शीट है वो आपका उस पर निर्भर करती है डबल बुक कीपिंग। डबल बुक कीपिंग का मतलब कि दो इंफॉर्मेशन या दो एंट्री आपको एक साथ करनी होती है, उसको, उस अकाउंट को डबल बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, तो बैंक की बैलेंस शीट के बारे में जाने पहले, बैंक बैलेंस शीट। ठीक है, बैंक बैलेंस शीट जो है इसमें मतलब कि एक इसका दूसरा जो नाम है बैंक बैलेंस शीट का, ये आपका टी अकाउंट कहलाता है। कोई भी बैलेंस शीट वो टी अकाउंट कहलाती है। कंपनी का बैलेंस शीट हो, किसी इंडिविजुअल का बैलेंस शीट भी हो सकता है, हाउस होल्ड का बैलेंस शीट हो सकता है। ठीक है, हमने दो कॉलम बना दिए। एक साइड में यहाँ पे मैं लिखूंगा लायबिलिटीज और सेकंड साइड में हमने यहाँ पे एसेट लिखा। किसी भी इंडिविजुअल की भी बैलेंस शीट हो सकती है, किसी भी बैंक की, किसी भी कंपनी की, किसी भी हाउस होल्ड की। मान लेते हैं कि ये लायबिलिटीज है तो ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटीज, ये आपका असेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट। जो भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होता है वो बैंक के किस साइड में लिखा जाएगा? लायबिलिटी होगा बैंक का या असेट होगा? वो बैंक का लायबिलिटी होगा। जो भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होता है वो सारा का सारा क्या होता है? बैंक के लिए लायबिलिटीज होता है, क्योंकि जो अकाउंट होल्डर है वो बैंक के पास जाता है, अपना अकाउंट ओपन करता है और उस बैंक में सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट कर देता है। तो एक्चुअल में वो अमाउंट जो उसने बैंक में डिपॉजिट किया वो अकाउंट होल्डर का पैसा है, बैंक का पैसा नहीं है। बैंक लायबल है, ऑब्लिक है कि उसको पे करे फ्यूचर में। इसीलिए यहां पे इस एंट्री को मैंने लायबिलिटीज वाले पार्ट में लिखा या उस वाले पोर्शन में लिखा। एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अकाउंट होल्डर जो भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करता है
वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, वो बैंक पर लायबिलिटी है। द अकाउंट होल्डर डिपॉजिटेड द अमाउंट is considered as a liability over the bank. That amount bank is obliged to repay the account holder. ये अमाउंट अकाउंट होल्डर का बैंक फ्यूचर में कभी भी रिटर्न करेगा ही करेगा। इसलिए तब तक के लिए जब तक यहाँ बैंक के पास इसने अकाउंट खोल रखा या पैसा जमा कर रखा, वो अमाउंट क्या कहलाएगा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से? लायबिलिटीज कहलाएगा। और ये डिपॉजिट कौन करेगा? पब्लिक डिपॉजिट है ये। सेम अमाउंट जो है, जो यहाँ पे डिपॉजिट इसने किया, वो अमाउंट यहाँ पे असेट कंसीडर की जाएगी। इक्वल अमाउंट मान लेते हैं कि एक बंदे ने 1,00,000 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट किए, तो सेम एंट्री यहाँ पे कर दी जाएगी 1,00,000 की। ये डिपॉजिट क्या है? ये सोर्स है बैंक के लिए, बैंक के लिए मनी का सोर्स है, सोर्स ऑफ बैंक्स मनी, ठीक है, बैंक्स फंड, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। अब ये आपका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये वाला आपका बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सोर्स ऑफ फंड की अगर बात की जाए तो बैंक के पास पैसा जो भी जाता है, तो बैंक का अपना पैसा नहीं होता, वो पब्लिक का पैसा या बैंक कहीं से उधार लेता है, वो पैसा होता है। और उसके क्या क्या सोर्सेज हैं जहां से पैसा बैंक के पास जा रहा है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट गलत हो गया। रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, इट रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ फंड, रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ फंड, रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, एक पॉइंट तो ये हो गया। तो पब्लिक डिपॉजिट, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? पब्लिक डिपॉजिट। तो क्या क्या मेथड है, क्या क्या सोर्सेस हैं बैंक के पास फंड्स के, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने पॉइंट मेंशन किया पब्लिक डिपॉजिट। सेकंड नंबर में जो बैंक के पास सोर्स ऑफ मतलब कि फंड है, वो है जैसे आपका बारोइंग, क्या है? बारोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स एंड आरबीआई से या अदर बैंक से जो है बारोइंग कर सकता है बैंक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका इंटरेस्ट पेड टू डिपॉजिटर, इंटरेस्ट पेड टू डिपॉजिटर्स, ठीक है। सिमिलर, ये जो पैसा बैंक के पास यहाँ आया, उसको हमने सेम एंट्री यहाँ पे कर दी, इसलिए इसको डबल बुक कीपिंग भी कहते हैं असेट वाले साइड में भी। अब ये पैसा एक तरह से सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डेस्टिनेशन यानी पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ पे वो इन्वेस्ट होगा, कहाँ उसका यूज होगा, उसको ये रिप्रेजेंट करता है असेट वाला कॉलम। ये पैसा बैंक कहाँ कहाँ कर सकता है यूज? देखिए आप, जनरल पब्लिक को या गवर्नमेंट्स को या किसी को भी लोन दे सकता है बैंक। नेक्स्ट नंबर पे बैंक क्या है कि इन्वेस्ट कर सकता है किसी कंपनी में, शेयर मार्केट में, ठीक है, या सिक्योरिटीज का मतलब कि जैसे कि बॉन्ड जारी कर सकता है बैंक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बैंक है इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कैश रिजर्व, सॉरी ये गलत हो गया, कैश रिजर्व में आएगा ये आपका कैश रिजर्व, यानी कि सर्टेन अमाउंट जो है बैंक को आरबीआई के पास जमा करना है। जो भी ये आपका डिपॉजिट पब्लिक का है यहाँ पे, उस अमाउंट का सर्टेन अमाउंट बैंक को आरबीआई के पास जमा करना होता है, तो उसको हमने यहाँ कह दिया कैश रिजर्व। ये क्या है यार? इंटरेस्ट, इसमें पेमेंट, ये पूरे के पूरे में आपका क्या है? इंटरेस्ट पेड किया जा रहा है बैंक के द्वारा, और इसमें इंटरेस्ट जो है बैंक अर्न करेगा, इंटरेस्ट अर्निंग बाय द बैंक। तो दूसरे वाले कॉलम में हमने देखा कि इसके द्वारा बैंक इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, इंटरेस्ट यानी कमाने का साधन है, और ये इंटरेस्ट पेमेंट यानी कमाने का साधन है बैंक के लिए। ये दोनों जो है
ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में प्रचलन में है। वेस्टर्न कंट्रीज में असर जो है इस साइड में लिखते हैं, लायबिलिटीज इधर लिख देते हैं, कोई मैटर नहीं है, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, इसी कड़ी में हमारा अगला जो पॉइंट्स है वो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट है। ठीक है, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे भी मेनली जो वनडे एग्जाम है या आपका पीसीएस टाइप एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। और मनी सप्लाई को समझने के लिए आपको पहले इसको समझना होगा। ठीक है, इसलिए हम पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या है टाइप ऑफ बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट के तो टाइप बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पे ओनली डिस्कस करेंगे डिपॉजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पब्लिक डिपॉजिट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक के अकाउंट के टाइप्स क्या क्या हैं। तो 3 कॉलम यहाँ पे मैं बनाता हूँ। नंबर 1 पे क्या है आपका सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। दूसरे नंबर पे है हमारा जो है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। और तीसरे नंबर में आपका फिक्स्ड अकाउंट एंड रिकरिंग अकाउंट। मतलब दोनों थोड़ा डिफरेंट है, बट समझने के लिए रिकरेंट अकाउंट। ठीक है, एक ही कॉलम लिखते हैं। ठीक, अब देखिए कौन सा अकाउंट कौन बंदा ओपन करता है, किस बंदे को किस अकाउंट के ओपन करने में रुचि होती है। मोस्टली दिस अकाउंट इज ओपनड बाय हाउस होल्ड, ओपनड बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब इंडिविजुअल। इस अकाउंट को कौन बंदा ओपन करता है? हाउस होल्ड सेविंग अकाउंट प्रीफर करता है। करंट अकाउंट मोस्टली ओपनड बाय बिजनेस एंटिटीज, बिजनेस एंटिटीज। ठीक है, आपका फिक्स्ड अकाउंट एंड रिकरिंग अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट में क्या है कि सर्टेन अमाउंट या लमसम अमाउंट बैंक में एट ए टाइम डिपॉजिट कर दिया गया। रिकरिंग में क्या है कि रेगुलर इंटरवल पे सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट किया जाता रहता है, और मैच्योरिटी के बाद आप उसको पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इट इज ओपन बाय ऑल, बट नॉर्मली बाय हाउस होल्ड, बट नॉर्मली ओपन बाय हाउस होल्ड या इंडिविजुअल कह सकते हैं आप, हाउस होल्ड। ठीक है, इसमें अगर इसका पर्पस क्या है, पहले पर्पस देखें तो इसका पर्पस तो आपको तो क्लियर हो जाएगा। जब बिजनेस एंटिटीज है तो ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन, और इसमें सेविंग अकाउंट में जो है पर्पस क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड सेविंग, हाउस होल्ड सेविंग। ये आपका इसका पर्पस क्या हो जाएगा करंट अकाउंट का, बिजनेस ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपका फिक्स्ड अकाउंट है, रिकरिंग या रिकरेंट अकाउंट जो है उसकी अगर बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, इंटरेस्ट जनरेशन या प्रॉफिट। क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। एक प्रकार का ये इन्वेस्टमेंट है या एक ग्रोथ है, ये अर्निंग का ये साधन हो जा रहा है। ठीक है, अगर विड्रॉल की बात करें, ट्रांजैक्शन की बात करें, ठीक है, तो इसमें सम रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल एंड ट्रांजैक्शन, सम रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल, some restriction on withdrawal and transaction, on transaction। करंट अकाउंट की केस में नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल
on transaction or withdrawal. No restriction at all on withdrawal or transaction. पैसा जब आप बैंक से निकालेंगे तो इस अकाउंट होल्डर को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, वो इंस्टेंटली पैसा विड्रॉ कर सकता है बैंक से। इसमें क्या है कि सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है। सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस का मतलब कि आप बैंक से अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो सर्टेन अमाउंट तो इंस्टेंटली आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी डिमांड करने पे यानी मांगने पे आपको बैंक दे देगा। बट अगर आप होल अमाउंट का विड्रॉल चाहते हैं तो इस केस में आपको प्रायर नोटिस बैंक को देना होगा। ठीक है, प्रायर नोटिस के बाद ही बैंक से आप पूरा का पूरा अकाउंट या आप क्लोजिंग करना होगा बैंक का अकाउंट। ठीक, ये आपका फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड होता है जो एफडी और आपका आरडी होता है डिपॉजिट, ये फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड है या ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका इंटरेस्ट की बात की जाएगा। इंटरेस्ट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट और आपका एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। इंटरेस्ट इस केस में चार्ज किया जाता है, यानी बैंक इंटरेस्ट पे करता है। इंटरेस्ट जो है आपको मिलेगा जो भी अकाउंट होल्डर का पैसा डिपॉजिट है बैंक में उसी हिसाब से। तो इस केस में आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही लो होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट एट ऑल। इवन आपका सर्विस चार्ज ज़्यादा इस पे होता है कंपेयर टू अदर बैंक अकाउंट में। ठीक है, इस वाले केस में हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको, हाई इंटरेस्ट। अगर ये अकाउंट आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आप ओपन करते हैं बैंक में तो इस केस में आपको हाई इंटरेस्ट मिलेगा जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है बैंक में। जो लो इंटरेस्ट है ये 2011 तक आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता था, उसके बाद बैंक्स इटसेल्फ इसको फिक्स करती हैं। तो एक पॉइंट यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि टिल 2011 फिक्स्ड बाय आरबीआई, फिक्स्ड बाय आरबीआई, नाउ बाय बैंक इटसेल्फ। ठीक है, ये आपके अकाउंट्स हो गए सारे। अब इन अकाउंट में पॉइंट ये ध्यान देने की है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है पेमेंट पे यानी कि आपका विड्रॉल पे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे दो इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये आपका डिमांड डिपॉजिट है प्लस ये टाइम डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब कि जब आप बैंक के पास जाएंगे या अकाउंट होल्डर जो है बैंक के पास जाता है तो बैंक उसको पैसा तुरंत निकाल के दे देती है। टाइम डिपॉजिट में बैंक एक सर्टेन मैच्योरिटी के बाद ही पैसा आपको देगी। यहां पे आप देखेंगे फिक्स में कि ये आपको रिस्ट्रिक्टेड है विड्रॉल, मतलब कि मैच्योरिटी कंप्लीट होने से पहले आप पैसा बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट। ये आपका जो है डिमांड भी है टाइम है। ये आपका जो करंट अकाउंट है वो डिमांड है या टाइम है। ये तो आपका हाईली लिक्विड एसेट है भाई करंट अकाउंट, ये आपका डिमांड डिपॉजिट है ओनली। ठीक, क्योंकि आपको नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल, आपके डिमांड करने पर मांगने पर बैंक आपका पैसा जो आपने बैंक में जमा कर रखा था आसानी से इंस्टेंटली पेमेंट कर देगी, इंस्टेंटली आपको विड्रॉ कर सकते हैं आप उससे। तो दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। ये सर्टेन मैच्योरिटी के बाद ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे आप सर्टेन अमाउंट तो इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं बट होल सोल अमाउंट आप विड्रॉ एट ऑल नहीं कर सकते एट ए टाइम। इसके लिए आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि आपका अकाउंट सीज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा अगर सारा अमाउंट विड्रॉ करते हैं। तो ये आपका डिमांड डिपॉजिट में भी है, टाइम डिपॉजिट में भी है। यहां पे एक वर्ड मैंने डिपॉजिट यूज किया, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पैसा बैलेंस शीट मैंने मतलब कि रिप्रेजेंट किया था, उसको एक्सप्रेस किया था,
कि जो डिपॉजिट है वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटीज है। ठीक है, तो इस वाले केस में आप देखिए, अगर मान लेते हैं, एक पॉइंट मैंने बनाया यहां पे अलग से, ये क्या है, डिमांड लायबिलिटीज, और यहां पे अगर मैं मेंशन कर दूं टाइम लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब कि यही डिपॉजिट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है। द सेम डिपॉजिटेड अमाउंट इज ए कंसिडर्ड एज ए लायबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक्स। ठीक है, देखिए डिमांड डिपॉजिट या डिमांड लायबिलिटी, डिमांड लायबिलिटी ये वाला पोर्शन इसमें आ जाएगा, ये आपका डिमांड लायबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां पे देखिए, ये आपका टाइम लायबिलिटीज, ये टाइम लायबिलिटीज है, ये आपका टाइम लायबिलिटीज है। तो एक पॉइंट यहां पे समझ में आ गई कि डिमांड डिपॉजिट या डिमांड लायबिलिटी से तात्पर्य क्या है कि इंटायर अमाउंट ऑफ करंट अकाउंट, इट कंसिस्ट ऑन entire amount of current account entire amount of current account and saving accounts portion of demand deposit and saving account portion of डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट। तो सेविंग अकाउंट जो ये है, इसका एक सर्टेन पोर्शन ही ये आपका इसमें आएगा डिमांड लायबिलिटीज में। ऐसे टाइम लायबिलिटी की अगर बात की जाए तो टाइम लायबिलिटीज में क्या है, इट कंसिस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस पे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड टाइम लायबिलिटी या टाइम क्या कहते हैं, ये टाइम डिपॉजिट पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट। देखिए सेविंग अकाउंट में हमने बताया कि दोनों तरह के डिपॉजिट है, का टाइम भी है तो डिमांड भी है, इसलिए एक लाइन यहां पे मैंने खींच दी। तो ये टाइम डिपॉजिट वाला जो पोर्शन है इसका ऑफ सेविंग अकाउंट, तो टाइम डिपॉजिट पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसमें ओनली देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट, तो इट कंसिस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये तो इंटायर अमाउंट है, तो इंटायर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये फाइनली आपका टाइम लायबिलिटी हो गया, आपका डिमांड लायबिलिटी या डिमांड डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट की अगर बात की जाए तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, होल डिपॉजिट ऑफ द बैंक या इंटायर डिपॉजिट ऑफ द बैंक हो जाएंगे। ठीक है, या इंटायर लायबिलिटीज ऑफ द बैंक। ठीक, अच्छा, इसी कड़ी में एक अगला पॉइंट है आपका पोस्ट ऑफिस अकाउंट। क्या है, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, उसको भी देखते चलें। पोस्ट ऑफिस अकाउंट या कहा जाता है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो देखिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट ऑफिस जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस अकाउंट का, ये ऑब्जेक्टिव पहले देख लें। इसका ऑब्जेक्टिव सोशल या फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूजन
फाइनेंशियल इंक्लूजन से तात्पर्य क्या है कि सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए इसमें अकाउंट कैसे ओपन किए जाते हैं। अकाउंट्स, अगर अकाउंट की बात की जाए इसमें तो सेविंग अकाउंट, नेक्स्ट नंबर पे आपका जो है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, नेक्स्ट नंबर पे आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट यानी एफडी और रिकरेंट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो एफडी यानी कि एफडी अकाउंट या आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, चार प्रकार के अकाउंट यहां पे होते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट ये आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में खोले जा सकते हैं, बट क्या करंट अकाउंट भी खोले जा सकते हैं इसमें? नहीं, करंट अकाउंट इसमें नहीं खोला जाता, नहीं खुलता, ठीक है। बाकी ये आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन हो सकता है इसमें और आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी हो सकता है पोस्ट ऑफिस बैंक में, ठीक। इसका मतलब कि करंट अकाउंट आप इसमें ओपन नहीं कर सकते पोस्ट ऑफिस। और उसके अलावा इसमें लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं पोस्ट ऑफिस अकाउंट में। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है उसमें लिमिटेड सर्विसेज मतलब कि प्रोवाइड किया जाते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक चेक हो गया आपका, पेट एटीएम है, इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो आपका लिमिटेड होता है पोस्ट ऑफिस में। एक पॉइंट यहां मेंशन कर सकते हैं, लिमिटेड, दे प्रोवाइड लिमिटेड वैल्यू एडेड सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज। लिमिटेड वैल्यू एडेड सर्विसेज से तात्पर्य क्या है? जैसे आपका एटीएम की सर्विस है, आपका चेक है, ये आपका एग्जांपल के तौर पे एटीएम, चेक एटसेट्रा, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिमिटेड जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। अगर ऑनरशिप की बात करें, ऑनरशिप, तो ये पोस्ट ऑफिस जो सेविंग अकाउंट है इसका ऑनरशिप किसके पास होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ही खोले जाते हैं अकाउंट, इसीलिए। और पोस्ट ऑफिस किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रकार का ये डिपार्टमेंटल मतलब की अंडरटेकिंग में आ जाएगा। किसमें है ये? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो पोस्ट ऑफिस, रेलवे, ये सारे के सारे क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। एक होता है नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उसको भी जान ले थोड़ा सा यहाँ पे, क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब कि ऑनरशिप, इसकी जो ऑनरशिप है होल्ड बाय द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसका ऑनर कौन होता है? गवर्नमेंट इटसेल्फ। नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट इसका ऑनर नहीं होती, इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या ये? सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, फाइनेंस थ्रू गवर्नमेंट ट्रेजरी, और जो इसका रेवेन्यू होता है डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है। गवर्नमेंट कलेक्टेड ऑल द रेवेन्यूज या प्रॉफिट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग।
ये जो नॉन डिपार्टमेंटल है ये एक प्रकार का सेल्फ जो है कंपनी होती है जो कि किसी एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है या कंपनी एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो कम अंडर अंडर कंपनी एक्ट और पार्लियामेंट एक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी कंपनियां हैं, जैसे कि आपका सेल हो गया, भेल है, ये सारी की सारी क्या है, नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ONGC, LIC। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो बैंक्स हैं गवर्नमेंट्स के, यानी कि पब्लिक बैंक्स, जैसे कि आपका SBI, PNB, ये सब पब्लिक बैंक्स भी सारे के सारे नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे रेलवे, पोस्ट ऑफिस बेस्ट एग्जांपल है। ये किसका है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। जो इनके एम्प्लॉइज होते हैं इटसेल्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये जो आपका नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है इसके एम्प्लॉइज उस कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए उन एम्प्लॉय के प्रति जिम्मेदार नहीं होती, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बट गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती हैं अगेंस्ट द एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉर्पोरेशन का वर्ड लिखा, LIC, ONGC एक कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन का मतलब कि जो पार्टिकुलर पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश की गई। यहाँ भेल, सेल, गेल ये जो है या बैंक, ये सब क्या है, बैंक ये आपका कंपनी एक्ट के अंतर्गत स्टैब्लिश किए गए हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंसेस है। इसकी जो प्रॉफिट्स है, मतलब कि फंड यूज्ड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ, अब गवर्नमेंट इस पे इंटरेस्ट पे करती है। क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। एंड गवर्नमेंट पेड इंटरेस्ट। अगर लेंडिंग की बात करें तो नो लेंडिंग टू कॉमन पीपुल, पब्लिक को इसमें लेंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये पोस्ट ऑफिस बैंक में ये बस इसका जो भी फंड है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाता है या गवर्नमेंट के पास रहता है, गवर्नमेंट उसको यूज करती है और उसके बदले गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है, ठीक। लेंडिंग कॉमन पब्लिक को लेंडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई नहीं होता। जैसे कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक लेंडिंग यानी कि उधार देते हैं, लोन देते हैं, बट यहाँ पे लेंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा उस पे, वो है आपका मनी सप्लाई, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, मनी सप्लाई को समझने में आपको आसानी होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की अगर बात की जाए तो इट इज द टोटल स्टॉक of all types of money held by the public over a period of time. What is money supply? Money supply इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आपका मॉनेटरी एग्रीगेट, ठीक है, या MS इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। मॉनेटरी एग्रीगेट भी इसको बोला जाता है मनी सप्लाई। इसका जो डेफिनेशन है वो मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे, इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल स्टॉक ऑफ मनी, मनी का मतलब कि करेंसी एंड डिपॉजिट, करेंसी एंड डिपॉजिट मनी। It is the total stock of money, currency and deposit money held by public at any point of time. Held by public at any point of time. It is the total stock of
मनी, टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप ऑफ मनी। ऑल टाइप ऑफ मनी का मतलब कि करेंसी एंड डिपॉजिट मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहां पे एक वर्ड है आपका पब्लिक, हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक का मतलब ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। पब्लिक इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक entities except government and banking system। अगर और क्लियरिटी के साथ हम समझने की कोशिश करें तो इसको एक चार्ट से समझ सकते हैं। देखिए, मनी सप्लाई से तात्पर्य क्या है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिपॉजिट मनी विथ पब्लिक। देखिए, करेंसी में हम गवर्नमेंट और आरबीआई को इंक्लूड नहीं करते। गवर्नमेंट एंड आरबीआई, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं, दीज आर दी प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, दीज आर दी प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, क्रिएटर ऑफ मनी। यहां पे डिपॉजिट मनी में बैंक के पास जो डिपॉजिट है उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक, तो डिपॉजिट मनी विद पब्लिक का मतलब कि जो पब्लिक का पैसा बैंक में वो तो इंक्लूड किया जाएगा, बट बैंक का जो डिपॉजिट होगा कहीं पे भी वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अच्छा, डिपॉजिट मनी ऑफ पब्लिक, ठीक, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पब्लिक, द टर्म पब्लिक इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक एंटिटीज एक्सेप्ट गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। तो इसका मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, गवर्नमेंट का मनी, आरबीआई और आपका बैंक, इन तीनों को मनी को इंक्लूड नहीं किया जाता। ओनली कोर या प्योर जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की मनी है, वही इंक्लूड किया जाता है मनी सप्लाई में। ठीक है, इट इज ए मेजर ऑफ परचेजिंग पावर। मनी सप्लाई measures the total purchasing power of economy। जैसे आउटपुट या वैल्यू एडिशन को आप मेजर करते हैं जीवीए के द्वारा, ऐसे ही प्रोडक्शन वो आपका जीडीपी के द्वारा मेजर किया जाता है, ग्रोथ जीडीपी के द्वारा। सेम परचेजिंग पावर इज मेजर्ड बाय मनी सप्लाई, ठीक है। अब मनी सप्लाई में दो केसेस हो सकते हैं। अगर मनी सप्लाई बढ़ता है इकोनॉमी में या मनी सप्लाई घटती है इकोनॉमी में, तो क्या रिपरकशन होगा, क्या रिजल्ट आएगा, उसको हम केस स्टडी के तौर पे समझें थोड़ा। मनी सप्लाई, सपोज दैट मनी सप्लाई इंक्रीज होती है इकोनॉमी में। क्या है? मनी सप्लाई इंक्रीज होती है इकोनॉमी में, तो उससे क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। क्या होगा? परचेजिंग पावर आपका इंक्रीज होगा। मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी,
ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फ्लश होगा मार्केट में, लोगों के पास पैसे आएगा तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, लोगों के पास खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा लोगों के पास खरीदने की क्षमता आएगी। ठीक, और जब ज़्यादा क्षमता आ जाएगी तो इसका मतलब कि परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, शॉप पे जाएंगे। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट पे जाने लगेंगे, शॉप पे जाने लगेंगे, इसका मतलब कि डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। डिमांड का भी ग्रोथ होगा, डिमांड का इंक्रीज होगा। जब डिमांड का इंक्रीज होगा फिर हम कहेंगे कि फाइनली प्राइस लेवल राइज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस लेवल राइज होगा, और जब प्राइस लेवल राइज हो जाएगा तो इस पॉइंट को कहा जाएगा कि इन्फ्लेशन, क्या है ये, इन्फ्लेशन होगा। फाइनली जब इन्फ्लेशन है या प्राइस लेवल राइज होगा, उससे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, उसी से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, अब देखिए, मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से परचेजिंग पावर बढ़ेगा। परचेजिंग पावर का मतलब कि जब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मनी जो है सर्कुलेट होगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों के पास फ्लश होगा, पैसा आएगा, तो लोगों के खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। लोग खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी क्योंकि जेब में पैसा है, तो लोग क्या है, मार्केट में जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, चीजें खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ जाएगी, इसका मतलब कि आपका प्राइस लेवल बढ़ेगा। जब प्राइस लेवल बढ़ेगा, उसी को कहेंगे इन्फ्लेशन होने लगा। जब इन्फ्लेशन होगा, उसका मतलब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक प्रकार का सिंबल है। सेकंड केस में देखिए आप कि मनी सप्लाई आपका रिड्यूस हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, डाउनफॉल होती है। यहां पे परचेजिंग पावर बढ़ गया। इस वाले केस में आपका अगर मनी सप्लाई कम होती है, मार्केट में मनी कम फ्लश होती है, लोगों के पास कम पैसा है, तो जब कम पैसा है तो लोगों के पास खरीदने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इसका मतलब कि परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी। जब परचेजिंग पावर डाउनफॉल होगी, रिड्यूस होगी, तो लोगों की क्षमता नहीं रहेगी, तो मार्केट में क्यों जाएंगे, शॉप पे क्यों जाएंगे, तो कम खरीदेंगे, नहीं जाएंगे वहां। इसका मतलब डिमांड कम हो जाएगा। जब डिमांड कम होगा, इसका मतलब कि प्राइस लेवल जो है वो भी डाउन हो जाएगा। प्राइस लेवल अगर आपका डाउन हुआ, फिर इन्फ्लेशन भी एक तरह से डिफ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्रोथ भी आपका डिक्रीज होगा। ग्रोथ जो है वो भी आपका डिक्रीज होगा। बेस्ट एग्जांपल आपका डिमोनेटाइजेशन। क्या है? डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के केस में 2016 में आपने देखा होगा कि लोगों के पास पैसे नहीं थे जेब में। जब जेब में पैसे नहीं है तो उसको कहेंगे हम परचेजिंग पावर डाउन हो गया। जब परचेजिंग पावर लोगों का डाउन हो गया था, यानी पैसा नहीं था जेब में, तो लोग शॉप पे या मार्केट में नहीं निकलते थे, यानी डिमांड घट गया था। अब जब डिमांड घट जाएगा तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। जब प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा तो उसका मतलब कि लोग, कंपनियां कम पैदा करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन डाउन हो गया। लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो लोग कम खरीदेंगे। इसका मतलब कि डिमांड फिर अगेन डाउन होगा। और जब प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा डिमांड घटने से क्या होगा? प्रोडक्शन डाउन होगा। प्रोडक्शन डाउन होने से दो केसेस आप देखेंगे, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि ये कंपनियां नहीं चलेंगी, वो पैदा नहीं कर रही हैं कोई चीज, बना नहीं रही कोई चीज, आउटपुट नहीं है उनका, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जा रहा है। प्रोडक्शन डाउन होने से इकोनॉमिक ग्रोथ भी डाउन हो जाएगा।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपका डाउन हो गया तो इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं होगा क्योंकि लोगों के पास अनएम्प्लॉयड हैं, इसका मतलब कि लोग कम खरीदेंगे, कम डिमांड होगा, अगेन ये डिमांड को प्रभावित करेगा फिर इट्सेल्फ। ठीक है, तो एक साइकिल बनती है पूरी। ये आपका जो है मनी सप्लाई के दो केसेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए। ठीक है, अब मनी सप्लाई के रिलेटेड है आपका कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की ये कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें हम, आपने सुना होगा M1, M2, M3, M4 है ना, और M0, इसको डिस्कस करेंगे यहाँ। मनी सप्लाई में देखिए M1, M2, M3, M4, ये आपके चार प्रकार के जो है मनी सप्लाई मेनली होते हैं। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे आपका कॉन्सेप्ट में M1 है। क्या है ये? M1। M1 का मतलब C प्लस DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, C से तात्पर्य क्या है? करेंसी विद पब्लिक। C से तात्पर्य यहां पे करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। नेक्स्ट हमारा जो है DD है, यानी नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट की अगर बात करें तो मैंने जैसे यहां पे टाइप्स ऑफ अकाउंट में बताया था कि सेविंग अकाउंट, आपका करंट अकाउंट और FD अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये हमने 3 प्रकार के अकाउंट अभी मेंशन किए थे। सेविंग अकाउंट में मैंने मेंशन किया था कि 2 तरह के इसमें डिपॉजिट्स होते हैं। एक आपका डिमांड डिपॉजिट होता है प्लस आपका टाइम डिपॉजिट होता है सेविंग वाले में। करंट वाले में ओनली डिमांड डिपॉजिट होता है ये, और FD अकाउंट या आपका RD अकाउंट के केस में मैंने मेंशन किया था ओनली टाइम डिपॉजिट होता है। ठीक है, नेट डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड पोर्शन है यहां पे है थोड़ा सा हिस्सा इसका, और बाकी ये फुल्ली आपका डिमांड डिपॉजिट है। तो इसमें नेट है, यानी कि डिपॉजिट ऑफ मनी, नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो नेट डिमांड डिपॉजिट से मतलब क्या है? डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट एंड गवर्नमेंट डिपॉजिट इन बैंक एंड गवर्नमेंट डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ पब्लिक का मतलब वो पैसा जो बैंक में पब्लिक ने, पीपुल्स ने जमा कर रखा है, यानी अकाउंट होल्डर्स ने। बट कुछ अमाउंट ऐसे होते हैं जैसे कि एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग करता है, उधार लेता है, तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होता रहता है। या आपने कोई ATM से पैसा निकाला, आपका SBI का ATM है, आपने PNB से निकाल लिया, तो वो अमाउंट उसको ट्रांजैक्शन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये डिपॉजिट कर रखा है दूसरे बैंक का अमाउंट,
तो जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है या डिपॉजिट है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता इसमें। या बैंक्स में गवर्नमेंट्स के भी अकाउंट्स होते हैं या गवर्नमेंट की संस्थाओं के अकाउंट्स होते हैं, तो उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता आपका डिमांड डिपॉजिट में। ठीक है, यही है आपका नेट। नेट से तात्पर्य क्या है आपका, ये वाला पॉइंट, एक्सक्लूडिंग वाला पॉइंट, इसलिए नेट लिखा गया। वरना ये डिमांड डिपॉजिट इसका वाला पोर्शन और इसका वाला पोर्शन मिला करके आपका डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ओनली पब्लिक का इंक्लूड किया जा रहा है, डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक्स। तो पब्लिक का यानी कि सेविंग अकाउंट में कुछ पोर्शन डिपॉजिट का है, डिमांड डिपॉजिट का, और आपका करंट अकाउंट में कुछ पोर्शन डिमांड डिपॉजिट का है। तो पब्लिक वाला पोर्शन तो इंक्लूड किया गया, इसीलिए यहाँ पे नेट लगाया गया, क्योंकि एक्सक्लूड कर दिया गया सर्टेन अमाउंट। और वो अमाउंट है आपका जैसे इंटरबैंक डिपॉजिट्स है या आपका बैंक्स में कुछ गवर्नमेंट की डिपॉजिट्स होते हैं, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता बैंक के या आपका गवर्नमेंट्स के, क्योंकि ये आपका क्रिएटर्स है मनी के। ठीक है, इसीलिए। या डबल काउंटिंग वाला जो मैंने पॉइंट मेंशन किया था, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, इसलिए इस पोर्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ओडी है। क्या है ओडी का मतलब अदर डिपॉजिट। तो सर्टेन अमाउंट्स ऑफ डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, ओडी में क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विद आरबीआई by few people say by ex RBI governor and foreign institutions। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जैसे आपका मान लीजिए IMF। ठीक है, तो ये कुछ आपका अदर डिपॉजिट होता है, हार्डली 1% या उससे कम होता है, इसलिए नेग्लिजिबल होता है, तो इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो भी पैसा है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, तो करेंसी पब्लिक के पास होगी तो एक तरह से हाईली लिक्विड एसेट है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक या विद पब्लिक, ठीक है, इन बैंक्स, तो पब्लिक का पैसा बैंक में जो डिपॉजिट है वो भी जब चाहे आसानी से निकाल सकता है और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है, तो ये भी हाईली लिक्विड है। यहाँ पे एक पॉइंट में मेंशन कर सकता हूं कि 100% लिक्विड एसेट होता है ये, लिक्विड, या दूसरी भाषा में कहिए कि मोस्ट लिक्विड एसेट। ठीक है, कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश। ये आपका नैरो मनी है। क्या है ये, नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हमने 2 या 3 ही पॉइंट्स मेंशन किए हैं, बाय डेफिनेशन ये नैरो है, बट ये लिक्विड बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा लिक्विड मनी यही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका M1 के बाद आएगा M2। M2 से तात्पर्य हमारा M1 प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। M1 के बाद M2 है, तो M2 में आपका M1 प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। देखिए पोस्ट ऑफिस बैंक के केस में हमने जो डिपॉजिट का यहां पे मेंशन किया था, एक तो पॉइंट था आपका पोस्ट ऑफिस से में अकाउंट की। पोस्ट ऑफिस अकाउंट में हमने ओनली 3 प्रकार के अकाउंट बताए थे। सपोज दैट एक तो है आपका सेविंग अकाउंट, दूसरे नंबर में आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, तीसरे नंबर में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये हमने 3 अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिस वाले केस में बताए थे। एक अकाउंट और होता है, वो है आपका करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट तो एट ऑल आप खोल ही नहीं सकते पोस्ट ऑफिस में, ये तो अलाउ ही नहीं है, परमिटेड ही नहीं है, वहां ऑप्शन ही नहीं है इसका। तो करंट अकाउंट तो पोस्ट ऑफिस में खोला ही नहीं जा सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। ये तीनों अकाउंट आप खाली पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। इस केस में जो सेविंग अकाउंट है, यही वाला अकाउंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि सेविंग अकाउंट डिपॉजिट
विद पोस्ट ऑफिस बैंक। ठीक है, इस केस में आप देखिए, अगर आप M1 को ओपन करेंगे तो C प्लस DD प्लस OD हो जाएगा और प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विद बैंक। अब देखिए, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, ये एक पोर्शन आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो हाईली लिक्विड हो जाएगा, ये हाईली लिक्विड है ये, बट इसके कंपैरिजन में कम है। मोस्ट लिक्विड तो यही है, क्योंकि यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस है और पोस्ट ऑफिस जो बैंक में जो डिपॉजिट है मनी, वो उस लेवल का लिक्विड नहीं है, क्योंकि उस पैसे का कंजम्पशन या यूज कौन करता है? गवर्नमेंट करती है उसको, और गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है। उसमें लेंडिंग का यानी कि बारोइंग, उधार देना, लोन देने का कॉन्सेप्ट नहीं होता ये पोस्ट ऑफिस वाले बैंक में। मैंने मेंशन किया था, नो ऑप्शन फॉर लेंडिंग, लोन का या उधार का इसमें ऑप्शन तो नहीं होता पोस्ट ऑफिस बैंक में। इसलिए अगर जब बैंक उधार देगी पब्लिक को, तो वही तो आपका एसेट क्रिएट होगा, वही तो मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जब मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा इसका मतलब कि मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो यहाँ पे इस पैसे को जो पोस्ट ऑफिस बैंक का सारा पैसा कौन कंज्यूम करता, कौन यूज करता है? गवर्नमेंट इटसेल्फ यूज करती है और उस पर इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, तो इसीलिए ये लिक्विड कम हो गया कंपेयर टू इसके। ये भी नैरो कॉन्सेप्ट है। क्या ये नैरो? आपका डिफिनेशन इसका भी है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस जो मनी के हैं वो छोड़ दिए गए, इंक्लूड नहीं किए गए। ये दोनों आपका नैरो कॉन्सेप्ट है मनी के। नैरो जो है मनी कहलाते हैं बाय डिफिनेशन। बाय डिफिनेशन ये दोनों नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है या नैरो मनी कहलाते हैं। बट लिक्विडिटी की अगर बात की जाए तो ये हाईली लिक्विड होता है, ये आपका लेस लिक्विड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है M3 है। M3 में आपका M1 है प्लस टाइम डिपॉजिट TD। अगर TD को मैं ओपन कर दूं यहां पे, TD टाइम डिपॉजिट विद बैंक, जो टाइम डिपॉजिट विद बैंक है, तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन आपका टाइम डिपॉजिट है, ये वाला, और ये वाला आपका जो है टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट आपका लेस लिक्विड होता है, क्योंकि सारे पैसे एक साथ आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपको इस वाले केस में तो प्रायर नोटिस देना होगा बैंक को, और उसके बाद आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, और सर्टेन अमाउंट ही निकाला जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। तो ये आपका डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों है। ये वाला जो केस है आपका TD का, ये अगर आप पूरा अमाउंट एक साथ निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो आपका FD ब्रेक डाउन हो जाएगी या RD अकाउंट ब्रेक डाउन हो जाएगी, और बैंक आपको उसके एवज में पेनलाइज करेगा या आपके कुछ पैसे चार्ज करेगा एज ए पेनाल्टी। तो ये आपका लेस लिक्विड हुआ, क्योंकि एक टाइम मैच्योरिटी के बाद ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं ना। ये लेस लिक्विड हुआ, क्यों? क्योंकि एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। इस वाले केस में आप देखेंगे कि यहां आप पैसे को इंस्टेंटली विड्रॉ किया जा सकता है। अगर इसको मैं M1 को ओपन कर दूं तो तीनों पॉइंट यहां पे मेंशन कर सकता हूं, जैसे आपका C प्लस DD प्लस OD प्लस, ये तो तीनों M वाले पोर्शंस हो गए। M वाले जो पोर्शंस है मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, प्लस आपका TD यानी कि टाइम डिपॉजिट विद बैंक। अब देखिए यहां पे आपका DD यानी कि ये DD और ये TD, तो इस वाले केस में कंप्लीटली डिपॉजिट आपका आ जा रहा है, यानी कि टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। तो एक पॉइंट अगर मैं यहां पे मेंशन करूं, NDTL, क्या है? NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज या डिपॉजिट। लायबिलिटीज और डिपॉजिट में कोई अंतर नहीं है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक की जो बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट पब्लिक का डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, बैंक उसको एज ए लायबिलिटी कंसीडर करती है, क्योंकि बैंक को वो पैसा आज नहीं कल को उस बंदे को वापस करना होगा, बियरर को, या जो भी उसका कस्टमर है, उस क्लाइंट से उसको वापस करना होगा। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा का सारा पैसा डिपॉजिट कहलाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज।
नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में देखेंगे डीडी प्लस टीडी दोनों आ गए है नहीं, डीडी प्लस टीडी। ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इस वाले केस में मैंने देखा था ओनली डीडी है और यहाँ पे डीडी और टीडी बोथ है, तो ये आपका एक्स्ट्रा हो गया ना एक। तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट हो गया। क्या हो गया? ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें कि लेस लिक्विड है कंपेयर टू इसके। क्या ये लेस लिक्विड है कंपेयर टू है, तो इसके कंपैरिजन में ये लेस लिक्विड है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपका जो है M4 है। M4 में आपका M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक्स, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स। देखिए M3 यानी कि ये पॉइंट सारा का सारा आप लिखेंगे यहाँ पे C प्लस DD प्लस OD प्लस TD और ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। पोस्ट ऑफिस बैंक में हमने बताया कि इतने ये 3 प्रकार के अकाउंट खोले जा सकते हैं। इस वाले केस में आपने देखा था सेकंड वाले में सेविंग अकाउंट डिपॉजिट था ओनली, यानी ये पॉइंट था। और इस वाले केस में ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, यानी कि एक पॉइंट हो जाएगा ऑल 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में ये जो सारे अकाउंट्स हैं ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी कंसीडर किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। दूसरे वाले केस में आपने देखा था खाली एक अकाउंट कंसीडर किया गया था और यहाँ पे ये सारे अकाउंट कंसीडर किए जा रहे हैं, यानी सारे तरह का डिपॉजिट, कंप्लीट डिपॉजिट इसमें पोस्ट ऑफिस का कंप्लीट हो गया। तो पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट इस पैसे को वो लेंड नहीं कर सकता या उधार नहीं दे सकता, लोन नहीं दे सकता। इसका मतलब कि बोरोइंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता और गवर्नमेंट ही इट्सेल्फ मनी को यूज करती है, इसलिए वो परचेजिंग पावर को नहीं बढ़ाएगा, तो मनी सप्लाई का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा पहले नंबर पे, क्योंकि एक तो बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट इसमें होता है पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट, और दूसरे नंबर में उस पैसे को गवर्नमेंट इटसेल्फ यूज करती है और गवर्नमेंट से अपना यूज करने के बाद जो है उसको लैंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता, जिसकी वजह से मनी सर्कुलेशन या मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, इसलिए ये नेग्लिजिबल है। बट बाई कॉन्सेप्ट ये फर्दर ब्रॉड कॉन्सेप्ट है इसके मुकाबले में। डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये M4 ज़्यादा जो है ब्रॉड है, बट लेस लिक्विड में आएगा ये भी। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं कह सकता हूं कि ब्रॉड मनी बाई डिफिनेशन। ठीक है। बट लिक्विडिटी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए आप, ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। तो पोस्ट ऑफिस बैंक में जो भी डिपॉजिट है उसमें एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक, एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज issued by government to public. For example, किसान विकास पत्रा एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका किसान विकास पत्रा या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट बहुत तरह के बॉन्ड्स, एक प्रकार का एक जो बॉन्ड होता है या सर्टिफिकेट वो गवर्नमेंट जारी करती है। तो ये बॉन्ड्स या किसान विकास पत्रा यानी एक पीस ऑफ पेपर गवर्नमेंट जारी करती है, और जो बंदा खरीदता है इस पीस ऑफ पेपर को तो वो सर्टेन अमाउंट अपने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में जमा कर देता है। गवर्नमेंट क्या करती है, उस पैसे को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करती है, और जब मैच्योर हो जाता है बॉन्ड तो उसमें इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट वापस कर देती है। तो इसको भी इंक्लूड इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है। इस वाले केस में यानी कि ये पैसा जो आपने बॉन्ड खरीदने में जा रही उस पार्टिकुलर अमाउंट के अकाउंट तो आपने इसी में खोला पोस्ट ऑफिस में, बट उसका सर्टेन अमाउंट हो सकता है कुछ लोग यूज करें किसके लिए, बॉन्ड खरीदने के लिए। कौन किस प्रकार का बॉन्ड्स, जैसे आपका किसान विकास पत्रा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो इसको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं M4 में। ठीक है। अब देखिए अगला हमारा सवाल ये है
कि M4 या M3 इसको हम मनी सप्लाई कह सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, या मॉनेटरी एग्रीगेट्स में कौन आएगा। अगला हमारा जो पॉइंट्स है इसी कड़ी में, M3 वर्सेस M4, तो मोस्ट लिक्विड क्या है आपका, तो ये है, ठीक है। ये आपका लेस लिक्विड है M4, क्या है, ये लेस लिक्विड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये देखिए पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में हमने यहाँ पे इंक्लूड किया, तो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक प्रकार का लोन या देने का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई नहीं होता, लोन नहीं दिया जाता उसके द्वारा, और गवर्नमेंट उसको इटसेल्फ यूज करती है, तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी नहीं होती इसमें। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, है नहीं, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इसमें कम है, इसमें ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है, वो खाली गवर्नमेंट यूज करेगी, उसमें इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट, लेंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता उसमें, यानी उधार देने का, लोन का, ठीक है। इसीलिए M3 को ही मनी सप्लाई कहा जाता है कॉमन पार्लेंस में। तो M3 इक्वल M4, मनी सप्लाई की अगर हम बात करें तो M3 ही इक्वल होता है मनी सप्लाई यानी M4 के, यानी M3 मतलब MS हो जाता है मनी सप्लाई के, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, और मोस्ट कॉमन यूज जो है M3 ही होता है एज ए मॉनेटरी या मनी सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए रिजर्व मनी एंड हाई पावर्ड मनी। अगर हम बात करें रिजर्व मनी की या हाई पावर्ड मनी की, यहीं पे एंड कर देते हैं यार हम।